डेली साइंस डोज फिजिक्स में आज हम बात करने वाले हैं डोज नंबर 8 के ऊपर उष्मा से। बाकी का जो डोज है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहीं से आप देख सकते हैं। और एक चीज़ जो आपका यांत्रिकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, उसका भी लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन है वहीं से मिल जाएगा। वहीं से आप यांत्रिकी का जो टोटल डोज है उसको देख सकते हैं और अपना जो साइंस का पोर्शन उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो देखिए, इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से, जो कि डोज नंबर आपका 8 होने वाला है उसमें से। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र जो होते हैं वो शीतल शीतल क्यों होते हैं, आपको बताना है। जो काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं, ठंडा महसूस होते हैं पहनने से, ऐसा क्यों, क्या रीजन है। देखिए एसएससी 2011 का क्वेश्चन आपका पूछा गया, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका मेन रीजन क्या हो सकता है, क्यों गर्मी के मौसम में काले वस्त्र के अपेक्षा जो सफेद वस्त्र होते हैं वो ज़्यादा शीतल महसूस होते हैं। तो देखिए इसका सबसे अच्छा रीजन क्या होना चाहिए, आप चाहे तो खुद से ट्राई कर सकते हैं। ये रहा ऑप्शंस। देखिए पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है, अपने पास पहुंचने वाली सभी प्रकाश को अवशोषित करती है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि काला जो वस्त्र होता है वही क्या करती है, जो धूप होती है, जो प्रकाश होती है उसको अवशोषित करती है। तो ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देती है। तो बिल्कुल वो क्या करती है, परावर्तित कर देती है। जो व्हाइट कपड़ा होता है वो क्या करती है, प्रकाश को परावर्तित कर देती है, जिससे हमें शीतल महसूस होता है। तो बस यही आपका क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पे। चलिए इसको टिक कर देते हैं, तो बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्र की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्यों। ये भी आपका आरआरबी टीए 2002 का क्वेश्चन है। तो क्यों ऊनी कपड़ा जो होता है वो गर्म होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऊनी कपड़ा का गर्म होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो चाहे तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ये रहा ऑप्शन। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन यहाँ पे बोल रहे हैं कि ताप के अच्छे शोषक होते हैं। तो ये आपका बिल्कुल नहीं हो सकता। ताप का ऐसा नहीं है कि वो जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो ताप के अच्छे शोषक होते हैं, ठीक है, तो ये आपका होगा नहीं। उसके बाद ताप के अच्छे वितरक होते हैं, ऐसा भी नहीं है। जो ऊनी वस्त्र होते हुए ताप के वितरक नहीं होते। सूती वस्त्रों से भारी होते हैं, तो ये भी कोई सही रीजन आपका है नहीं, ठीक है। तो लास्ट क्या हुआ, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। तो बिल्कुल जो हमारे बॉडी टेम्परेचर होता है ना, बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, ये जो आपका ऊनी वस्त्र होते हैं वो क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, जिसके वजह से ही जो ऊनी वस्त्र कपड़े होते हैं वो सूती वस्त्र की अपेक्षा गर्म होते हैं। मतलब हमें ठंडा महसूस नहीं होती, क्योंकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर को वो बाहर निकलने नहीं देता। तो चलिए टिक करते हैं लास्ट वाला, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ताप के अच्छे रोधक होते हैं, ठीक है। तो बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है, गंभीर होता है, क्यों। देखिए यूपी पीसीएस 2000 कब का 2007 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे जो बेस्ट रीजन इसका क्या है, सबसे जो सही रीजन इसका क्या होना चाहिए कि उबलते जल में भाप से जलने की उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि भाप में आपका गुप्त ऊष्मा होती है। क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये गुप्त ऊष्मा होता है क्या है, तो गुप्त ऊष्मा याद रखिए, किसी भी जल को अगर आप गर्म कर रहे होंगे, ठीक है, तो गर्म करने से पहले वो बॉयल होगा। तो किसी भी जल जब बॉयल हो रहा होता है, तो बॉयल जब वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट करे, वो जो बॉयल होते हुए वो जब भाप में कन्वर्ट करना स्टार्ट करे, तो जल का जो अणु है, जल के अणु द्वारा जो एक्स्ट्रा अलग से जो ताप उसको जरूरत होती है, उसी ताप को उस जल के अणु का क्या बोलेंगे, गुप्त ऊष्मा बोलेंगे, ठीक है। तो गुप्त ऊष्मा क्या हो गया, तो गुप्त ऊष्मा हुआ जल जब बॉयल हो रहा हो, तो बॉयल होने के बाद जब वो भाप में परिवर्तित होगी, तो भाप में परिवर्तित होने के लिए, वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जल के अणु द्वारा, जल के मॉलिक्यूल्स द्वारा जो एक्स्ट्रा से ताप की जरूरत होगी, उस ताप को हम लोग बोलेंगे उस जल की, उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा। तो यहाँ पर राइट आंसर मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा। ऐसा क्या रीजन है कि भाप से जलना अधिक कष्टदायक होती है, क्योंकि गुप्त ऊष्मा उसमें होती है। तो देखिए किस ऑप्शन में राइट आंसर होगा। देखिए पहला नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है गुप्त ऊष्मा का, कि भाप में गुप्त ऊष्मा, गुप्त ताप होता है। गुप्त ताप मतलब गुप्त ऊष्मा होता है। तो यही वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए टिक करते हैं इसको, बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे
स्टील के ग्लास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन हल्का सा क्या क्या है, घुमाया हुआ क्वेश्चन है। मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील की ग्लास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो जो भरा हो। तो कुछ मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली मान लीजिए कि कोई एक ग्लास है, आप ओपन एयर में इसको रख दिए, रखने के बाद देखिए कभी बहुत बार ऑब्जर्व करते होंगे कि बाहर जो है क्या पूरा वाइट वाइट जो जल की बूंदें आपको देखने को मिलेगी। ऐसा कब होगा, आपसे पूछ रहा है कि इस ग्लास के अंदर किस तरह का जो पदार्थ है वो भरा होगा, ठीक है, किस टेम्परेचर का पदार्थ भरा होगा ताकि ऐसा हो। तो सिंपल से आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप ठंडी बर्फ अगर ग्लास के अंदर ठंडी पानी को रखेंगे तो क्या होगा, बाहर क्या होगा, इस तरह की बूंदे आपको देखने की मिलेगी, व्हाइट कलर की बूंदे आपको देखने की, जल की बूंदे देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसको संघनन हम बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, राइट आंसर तो होना चाहिए आपका ये रहा ऑप्शन। देखिए तो ये देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ये वाला ठंडा जल, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। जब आप ग्लास के अंदर ठंडा जल रखेंगे तभी जाकर वैसे आपको बाहर की तरफ उस क्या दिखेगी, व्हाइट व्हाइट बूंदे दिखेगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, ठंडा जल। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अच्छे उत्सर्जक जो है अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है। तो बहुत ही आसान है, यह जो नियम है आपका किरचॉफ का नियम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, किरचॉफ का नियम बोलेंगे। किरचॉफ ने ही बोला था कि अगर कोई पदार्थ जितना अच्छा उत्सर्जक है वो उतना अच्छा अवशोषक भी होगा, किसका, ताप का। तो चलिए टिक कर लेते हैं, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। तो यह नियम जो है किसका है आपको बताना है, नियम को आपने पढ़ा। चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने दिया था यह नियम। तो ये रहा ऑप्शन, देखिए पहला है न्यूटन का शीतलन नियम, दूसरा है किरचॉफ का नियम, तीसरा है स्टीफन का नियम और चौथा है उसमें गति का नियम, ठीक है। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, चलिए आपका राइट आंसर, आपका आंसर जो है वो मैच कीजिए मेरे से। तो राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका स्टीफन का नियम, ठीक है। स्टीफन का नियम जो है आपका राइट आंसर होना चाहिए। उन्होंने ही बोला था कि किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड जो भी उत्सर्जित विकिरण होगा, वो विकिरण ऊर्जा होगा उससे परम ताप के चतुर्थ घात मतलब 4 के पावर में उसका अनुक्रमणपाती होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है स्टीफन का विकिरण नियम जो है वो क्या है। तो देखिए अभी अभी मैंने आप पूरा नियम आपको बताया, स्टीफन का विकिरण नियम, जो विकिरण नियम है उसमें उसे अगर आप ध्यान से देखें तो बेसिकली वो बोल क्या रहा है। तो देखिए चलिए ऑप्शन को देखते हैं, ये देखिए अगर आप ध्यान से देखें ऑप्शन नंबर 3 को, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ई ये आपका प्रोपोर्शनल है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, टी टू द पावर -4। तो इसका मतलब क्या हो, ई को अगर आप विकिरण मान लें, टी को अगर वो जो आपका ताप उसको मान ले, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आप इस ऑप्शन को देखें, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 3 को देखें, इस ऑप्शन को जहां पे क्या बोल रहा है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी टू द पावर 4। तो जो आपका स्टीफन का नियम है उसमें भी क्या बोला गया था कि ई जो होगा, ई को अगर आप उत्सर्जित विकिरण मान लें, ठीक है, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा कि परम ताप के चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थ घात का। तो यहाँ पर भी देखिए इजकल टू आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी टू द पावर 4 दिया हुआ है, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप सही समझना चाहते हैं तो पीछे वाले क्वेश्चन को देखिए सबसे पहले, ठीक है, उसी में स्टीफन के नियम को सही से समझाया गया है। और उस रिलेशन को अगर आप ध्यान से पकड़े तो जहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि ई आपका क्या हो जाएगा, विकिरण हो जाएगा, और टी क्या हो जाएगा, परम ताप हो जाएगा। तो वहीं से अगर आप रिलेशन बैठाना स्टार्ट करें तो आपका जो राइट रिलेशन मिलेगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो राइट मिलेगा। चलिए टिक कर दे इसको, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4 आपको मिल जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते आगे,
देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के मध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम किसका है? देखिए ये नियम अलग सा है, आप इसको स्टीफन के नियम के साथ बिल्कुल मैच नहीं कीजिएगा। बोल क्या रहा है कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के मध्य तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये नियम किसने दिया था? ये नियम दिया था आपका न्यूटन, जिसे हम बोलते हैं न्यूटन का, जिसे हम लोग बोलेंगे न्यूटन का शीतलन नियम। ठीक है, शीतलन नियम। तो देखिए किस ऑप्शन में ये रहा, पहला नंबर ऑप्शन जो आपको गिवन है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे। देखिए अगला क्वेश्चन हम पूछ रहा है कि न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है, तो याद रखिए न्यूटन का जो शीतलन नियम है, ठीक है, वो तभी लागू होगा जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो, मतलब जो बाहर का अंदर का तापमान और बाहर का तापमान में जो डिफरेंस हो वो ज़्यादा का ना हो। तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन, ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, तभी जाके ये न्यूटन का शीतलन नियम लागू हो सकती है। चलिए टिक करते हैं इसको, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? ऑब्वियसली ज़्यादा लेगा। ठीक है, इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं, मतलब ज़्यादा कुछ ट्रिक्स वगैरह है नहीं, क्या लेगा आपका? ज़्यादा समय लेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में 10 मिनट से आपका ज़्यादा समय लगना चाहिए, ये रहा। देखिए यहाँ पे 10 मिनट से अधिक समय लगेगा, टिक कीजिए इसको, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 80 से अगर 70 तक पहुँचना है तो आपको 10 से ज़्यादा तापमान देना पड़ेगा। तो आई होप जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको बताया, देखिए मैं यहाँ पे 10 ही क्वेश्चन आपको बताया, 10 क्वेश्चन ही बताया, लेकिन सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो हर एक डोज में मैं 10 करके क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़े क्वेश्चन मिले लेकिन आपको सॉलिड क्वेश्चन मिल पाए। तो आई होप सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस ढंग का अगर आपको डोज पसंद आ रहा है, ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हर रोज इस ढंग का डोज आपको टाइमली मिलता रहे और आपका जो साइंस का पोर्सन है वो स्ट्रॉन्ग हो पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले डोज में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।